हाय गाइस। लास्ट लेक्चर पाई चार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हो। आपने वहां पे कमेंट किया था भी इसी तरह एक ना बार ग्राफ पे भी वीडियो चाहिए भी लाइक थोड़ी सी जिसमें क्लैरिटी हो जाए। एक टॉपिक आता है टास्क। अगर मैं इसकी बात करूं, एकेडमिक की बात करूं तो देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड टास्क वन की राइटिंग में बार ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड चांसेस इसके होते हैं 70% पेपर में आने के। फैक्चुअल चार ही हैं इसमें अगर मैं इसे मार्क करना चाहूं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट एंड टेबल। ये चार फैक्चुअल होते हैं, दो नॉन फैक्चुअल होते हैं, प्रोसेस एंड डायग्राम। उनके लिए अलग वीडियोस है, आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के उसके बाद इसको और भी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ। सबसे पहले ना, जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हमारा मेन काम राइटिंग का यही है, वी हैव टू सेटिस्फाई द आइल्स राइटिंग क्राइटेरिया मार्कर। ये वीडियो में मैं अभी इसके ऊपर नहीं डिस्कस करूंगा इतना ज्यादा। आप देख सकते हो टास्क अचीवमेंट क्या है, लेक्सिकल रिसोर्स क्या चीज है, या कोहेरेंस एंड कोहिजन क्या है, या ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी क्या है। ये शीट वो है जब आइल्स का ट्रेनर आपकी ऐसे चेक करता है, टास्क वन चेक करता है, ऐसे चेक करता है, तो वो यहां से वो मार्किंग करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबको, अगर ये 20 स्टूडेंट्स को सेम बार ग्राफ दिया जाए जैसे कि ये वाला एक है, तो क्या सबका आंसर सेम होगा? द आंसर इज नो। तो आयल्स को कैसे ध्यान रहेगा अभी किस बंदे को 6 बैंड देने हैं, किसको 5 देने हैं, किसको 5.5 देने हैं, किसको 7 देने हैं। तो वो जो शीट है अभी हम राइटिंग क्राइटेरिया वाली देख रहे थे पहले, उसके हिसाब से वो चेकिंग करते हैं। आपका काम क्या है अब, एक हिसाब से आपने लिखना है इसको। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए, और उसके पास ये शीट नहीं है। आपने उसको इजीली 150 टू 170 वर्ड्स के बीच बीच में समझाना है, जो कि मेरी बारग्राफ की रिक्वायरमेंट है। दैट इज मैं लिखना चाहूं तो 150 टू 170 वर्ड्स में आप कोशिश कीजिए इसको खत्म करने की। 20 मिनट्स में खत्म करो। 20 मिनट्स में 2 मिनट्स लीजिए प्लानिंग के, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक 15 मिनट्स में आपको राइटिंग कंप्लीट कर लेनी है, मतलब जो कि बहुत टाइम बचेगा आपके पास। फिर जो 2-3 मिनट बचते हैं उसमें लेट्स से 3 मिनट बच गए, तो आप क्या करेंगे, प्रूफ रीड कर लेंगे, जो भी आपने लिखा है उसको एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। अब इसमें मेन काम क्या है, आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, व्हाट प्लस वेयर प्लस व्हेन। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई बार ग्राफ रख दिया जाएगा आपको यही देखना है। मैं एक पेंसिल हाथ में पकड़ रहा हूं जिसमें उसने लिखा है व्हाट क्या है, डाइवोर्स रेट इन फिनलैंड एंड स्वीडन। इसे डिवोर्स भी बोलते हैं, डाइवोर्स भी बोलते हैं, दैट डिफरेंट थिंग है। वो स्पीकिंग में हम देखेंगे भी क्या इसे कैसे प्रोनाउंस कैसे करना है। लेकिन डिवोर्स रेट्स जो हैं वो फिनलैंड एंड स्वीडन। अब व्हाट क्या है, डिवोर्स रेट्स कहां पे है जी, फिनलैंड एंड स्वीडन। ईयर कौन से हैं, 2011 टू 2015। अब जो इजी चीज होती है उसे सबसे पहले खत्म कर लें, इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है जी। इंट्रोडक्शन में अगर मैं आऊं तो आपको क्या करना है, आपको एक या दो सेंटेंस लिखने होते हैं, ऑलमोस्ट लेट्स से 20 टू 30 वर्ड्स के बीच बीच में आपको लिखनी है। और करना क्या है, आपको इसमें इलस्ट्रेट करना है व्हाट प्लस वेयर प्लस व्हेन को, जो हमने ऊपर ढूंढा था वही चीज है। इंट्रोडक्शन क्या रहेगी जी, अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे दी गिवन बार ग्राफ कंपेयर्स दी प्रोपोर्शन ऑफ मैरिज सेपरेशन। एक चीज याद रखना, जो भी सिनोनिम वगैरह आपने ढूंढना है ना, सबसे पहले जो भी आपका व्हाट होगा उसी का सिनोनिम ढूंढो। जैसे यहां पे डिवोर्स रेट है तो उसका सिनोनिम है मैरिज सेपरेशन या मैरिज डिसॉल्व्ड, ऐसे वर्ड आप लिख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपको क्लैरिटी रहे, और इसको थोड़ा जूम इन भी कर देते हैं। ओके, द गिवन बार ग्राफ कंपेयर्स द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिज सेपरेशन, स्पेलिंग बाद में सही कर लेंगे जी, सेपरेशन in two major land masses, Finland and Sweden, from year, कौन से ईयर्स हैं, 2011 एंड और 11 टू 2015, फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड एन इंट्रोडक्शन, जिसमें व्हाट आ गया जी, कंपेयर कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ मैरिजेस सेपरेशन, उसके बाद वेयर आ गया, दो जगहें हैं स्वीडन एंड फिनलैंड, एंड व्हेन आ गया 2011-15। दिस विल गेट यू टिल 7 बैंड्स इजीली। यस, इसको थोड़ा सा आप इंप्रोवाइज कर सकते हो, जैसे ये भी लिख सकते हो, द गिवन बार ग्राफ इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस सेपरेशन रेट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। इसके लिए ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक ना बुक है जो अपना बिल्कुल नॉमिनल सी कॉस्ट पे करके ना, लाइक 50 रुपीज ओनली फॉर दिस राइट बुक। ये एक बुक बहुत अच्छी किसी ने डिजाइन की हुई है।
हम मेरे से मिल जाएगी आपको। व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपको व्हाट्सएप 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। आई डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस, लाइक जो वीडियोज़ हम ये बना रहे हैं। सो इट विल हेल्प अस एंड एनकरेज अस। अगर आप हमें थोड़ा बहुत एज ए डोनेशन ही कह लीजिए, अगर ये आप हमारी हेल्प करते हैं, वी विल बी फीलिंग मोटिवेटेड और आप ये बुक ले सकते हैं। इसमें क्या है, कट शॉर्ट करते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें क्या है, अगर मैं देखूं, ये ना एक जैसे बार ग्राफ उसने कोई भी दे दिया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये बार ग्राफ है, कुछ भी होगा, वट एवर इट इज। उसने ना 5 बैंड में भी लिख के बता दिया है, और अगर आप नीचे देखोगे ना तो उसने क्या किया है, 7 प्लस बैंड्स में भी लिख के बता दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी शायद स्ट्रगल कर ले होंगे भी, हमारे ना सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ होती है। और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, वो आपको जो एजुकेटर्स हैं वो यही बोलते हैं कंपाउंड बना लो, कॉम्प्लेक्स बना लो। तो ये जो बुक है ना, इसमें आपकी क्या हेल्प होगी, 6 बैंड का सेंटेंस, 7 बैंड का सेंटेंस, 5 बैंड का सेंटेंस, 6 बैंड का, 7 बैंड का, ऐसे करके उसने अलग अलग सेंटेंसेस बना दिए हैं। तो आप यहां से भी सेंटेंस फॉर्मेशन सीख सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, फिर उसके बाद ये सॉरी वोकेबलरी भी है, ये बताना था आपको, बेसिक वोकेबलरी हम क्या ले सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चंस पूछेगा भी, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन को बेसिकली ये सही करेगा। सो दिस इज बुक इज वेरी हैंडी। तो if you want this book, just drop me a message at 7355212227 and a nominal cost of 50 rupees you can get it from us. WhatsApp आपको उसी टाइम कर दी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर प्रेपरेटरी थिंग। अब दोबारा उस लेक्चर पे आते हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। भी एक बार ग्राफ का आपने इंट्रोडक्शन लिख ली, फिर उसके बाद ना जल्दी जल्दी करके हम इसे एक चीज और लिख लेंगे, ओवरऑल खत्म कर लेंगे। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको 4 पैराग्राफ लिखने हैं, एक इंट्रोडक्शन का लिखना है, एक आपको ओवरऑल लिखना है, और 2 बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं। फिर आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ओवरऑल जो है ना, एक चीज ध्यान रखें, जब भी टाइम दिया हो ना, ये टाइम है आपको, ये इधर से इधर जा रहा है, तो एक लाइन याद कर लें, विद प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, विद प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता गया। तो आप ये लिखते जाओगे। ओवरऑल में हमेशा या तो हाईएस्ट लिखते हैं, या लोएस्ट लिखते हैं, या ट्रेंड लिख लेते हैं। तो अगर मैं इन चीजों को कंपेयर करूं, व्हाट मेरा है डिवोर्स रेट, तो मैंने यही अपने आप को सवाल पूछना है भी, सारे सालों में सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट कौन से देश में हुए हैं, तो दैट इज स्वीडन। इसमें कोई हम परसेंटेज नहीं डालेंगे, इतने परसेंट हुआ, इतने नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे लिखेंगे ओवरऑल इट इज क्वाइट apparent to notice that most of the divorces had been recorded for Sweden, स्पेलिंग बाद में सही कर लेंगे, SWEDEN, स्वीडन, एंड विद प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, क्या हुआ जी, फिनलैंड में भी जो ये डिवोर्स रेट है वो बढ़ने स्टार्ट हो गए। ये देखो, सबसे ज्यादा इसमें रहे, लेकिन फिनलैंड के बढ़ने स्टार्ट हो गए। सो यू विल बी राइटिंग, and with progression of time the rate of marriage dissolving went up in Finland। तो ये आपने ये 2 चीजें हैं, ये तो सबसे पहले लिख लेनी है, ताकि बहुत ज्यादा हमारा टाइम ना लगे। एंड ये लिखना कैसे है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर रहे हो, उसे इजीली कैसे समझा सकते हो, वो चीज है। अब जब इसकी बॉडी पैराग्राफ्स की बात आएगी ना, अभी बॉडी पैराग्राफ्स में कैसे लिखा जाएगा, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना है, ईयर्स देख लेने हैं, कितने ईयर्स हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ईयर्स है ना, तो कोशिश करो पहले पैराग्राफ में ये वाले ईयर्स लिख लो, एंड वाले में ये लिख लो। अब हुआ क्या, अपने आप को अगर समरी बनानी है तो ये देखोगे आप ये लिखोगे, इनिशियल ईयर से ही हमेशा स्टार्ट करो भी, 2011 में क्या हुआ। तो आस्क योरसेल्फ, 2011 में अगर दोनों कंट्रीज को कंपेयर किया जाए तो स्वीडन का रेट ऑलमोस्ट 45% है, जबकि फिनलैंड का रेट 35% के आसपास है। 2012 में फिनलैंड का रेट उससे भी कम हो गया, लेकिन स्वीडन का रेट ज्यादा बढ़ गया। ये चीज लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2013 वाज सिमिलर, जिसमें फिनलैंड का रेट 40 के आसपास पहुंच गया, और ये तो 45 को क्रॉस कर गए। तो वी विल बी राइटिंग अ सेंटेंस, जिसे हम लिखेंगे, पहला आपका जो लिंकर रहेगा, आप लाइन छोड़ के लिखोगे, इन डिटेल्ड व्यू इन 2011, ठीक है जी। अब among both countries rate like separation rate in Sweden was more, अकाउंटिंग मतलब कितनी गिनती है जी उसकी, अंदाजन कितना था, 45%। तो यहाँ पे आप वर्ड लिखोगे अकाउंटिंग, सही था बिल्कुल, 45%, वेयर एज इट वॉज
कॉमा डाल लीजिए 45% के पास, कॉमा, वेयर एज इसमें कितना है जी, इट वॉज इट वर इट वॉज अंडर 40 इन फिनलैंड, येट yet during next year the figure declined for Finland, but it kept on surging for, किसके लिए बढ़ गई जी, स्वीडन के लिए, है ना, फॉर स्वीडन। एंड यू डोंट हैव टू इवन राइट भी, आपको परसेंटेज हर बार लिखनी पड़ेगी। अब आपने एक यहाँ पे लिंकर डाल लिया, दैट इज ग्रेट। फिर आपने एक लिंकर ही डाल दिया जी यहाँ पे, जहाँ पे ये बात हुई थी दूसरी स्टार्ट हुई। फिर आप यहाँ पे एक और लिख सकते हो, इन एडिशन, कॉमा, अब क्या है जी 2013 के, इन 2013 दी प्रोपोर्शन परसेंटेज इसको बोला गया है, परसेंटाइल भी आप बोल सकते हो, द प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट टच्ड द मार्क ऑफ, कौन से मार्क को टच किया जी यहाँ पे, 40% ऑफ 40% इन फिनलैंड एंड ऑलमोस्ट एंड वेंट, सॉरी ऑलमोस्ट नहीं लिखेंगे, एंड वेंट अबव 45% इन स्वीडन। अब ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया जी। जब आप एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लोगे, फिर जब सेकंड पैराग्राफ करोगे, बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कैसे लिखा गया। आप पढ़ सकते हो इसे कभी भी रोक के, पॉज करके वीडियो को। फिर उसके बाद सिंपल तरीके में हम लिखेंगे, लुकिंग स्पेसिफिकली एट रिकॉर्ड्स ऑफ, अब कौन कौन से ईयर बचे हैं, आपने 2011 एंड 2013 तक तो बोल दिया, 2014 एंड 15 को इकट्ठा लिख लो। तो आप लिखोगे लुकिंग स्पेसिफिकली एट द रिकॉर्ड्स ऑफ 2013 एंड 2014। अब इसमें क्या हुआ है, अब पहले अपने आप को ना, जब भी पैराग्राफ लिखना है ना, उससे पहले एक बार प्लानिंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल यू विल बी राइटिंग 2014 में भी केस सिमिलर रहा है, 40 से दोनों अबव रहे हैं, ठीक है जी। बट 2015 में एक चेंज देखने को मिला है, जहां पे फिनलैंड फर्स्ट टाइम 40 से ऊपर है, लेकिन स्वीडन में बहुत कम हो गया रेट, ऑलमोस्ट 10% पिछले साल से कम होके सिर्फ 35 के आसपास खत्म हो गया। तो आप ये सेंटेंस लिखोगे, अपने आप को प्लान कर लोगे पहले ही, जितना अच्छा प्लान कर लोगे उतना बेटर रह जाओगे। तो आप लिखोगे लुकिंग स्पेसिफिकली एट द रिकॉर्ड्स ऑफ 2013 एंड 2014। कोहेरेंस बनाने के लिए आप लिखोगे केस इज सिमिलर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तरह है जैसे, एज, अब उसके बाद क्या लिखा जी, एज द डिवोर्स रेट या डिवोर्स परसेंटाइल लिख लो, परसेंटाइल इन स्वीडन इज 45% एंड 40% in Finland. However, full stop, however इसका मतलब होता है मैं अब उल्टा लिख रहा हूं, जब भी मेरे को ऑन कॉन्ट्ररी लिखना है या ऑपोजिट लिखना है तो आई विल बी राइटिंग however फॉर द फर्स्ट टाइम आप लिखोगे however फॉर द फर्स्ट टाइम the rates of marriage separation had crossed in Finland in comparison to 35% in Sweden। तो लिखने की कई बार जरूरत भी नहीं होती भी कितना था फिनलैंड में, लेकिन यू कैन इजीली राइट भी इतना था। अब आप इसके वर्ड्स काउंट करोगे तो वर्ड्स आर ऑलमोस्ट 158, जो कि बहुत अच्छा लिखा गया है एंड सिंपल लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया। तो ये दिस विल बी गेटिंग अराउंड 6 to 6.5 इजीली। यस 7 बैंड के लिए थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बट आप अभी जितना सिंपल लिखोगे उतना बेटर है। आप जितना ज्यादा रीड करोगे, जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है। तो ये कुछ सैंपल था जो पहले लिखा हुआ था, आप इसको भी रीड कर सकते हो। स्वीडन डिवोर्स रेट भी अगर आपको 7 बैंड्स के लिए पुश कर रहे हो तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ो, यू विल बी गेटिंग द पॉइंट भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिमिलर इज द केस, अब मैं ये लिख नहीं रहा लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। इसको कैसे लिख सकते हैं जी, दोबारा से हम पेंसिल हाथ में पकड़ लेंगे। पहला हमारा काम क्या रहेगा इसमें, व्हाट वेयर व्हेन ढूंढना। अब वो बोल रहा था बार चार्ट बिलो शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ अकोमोडेशन चूजन बाय द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश लोग कहीं पे घूमने गए हैं, कहां घूमने गए हैं, इंग्लैंड में घूमे,
स्कॉटलैंड में घूमे, वेल्स में घूमे और नॉर्दर्न आयरलैंड में घूमे। ये चारों कंट्रीज जो है ये चारों मिलकर यूके बनाती हैं। तो वो ब्रिटिशर्स जहां भी घूमने गए तो उन्होंने चॉइस ऑफ स्टे कहां रखा, अकोमोडेशन कहां रहना प्रेफर किया। अब चार जगह हैं, सेल्फ केटरिंग ब्लू में है, ग्रीन में कैरावान है, कैंपिंग है एंड हॉलीडे है। आपका काम फिर वही है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको 4 पैराग्राफ लिखने हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन अभी आपने ऊपर देखी थी, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, तो इसकी भी इंट्रोडक्शन बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपना इसको इसमें से देख के, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें से। उसके बाद 2 बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं एंड एक ओवरऑल लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओवरऑल आप इंट्रोडक्शन के बाद भी लिख सकते हो, ओवरऑल आप दोनों पैराग्राफ्स के बाद भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। तो ये इसकी एक इंट्रोडक्शन बनी है जी। द रेंडर्ड बार ग्राफ इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ स्टे बाय द ब्रिटिशर्स व्हाइल ऑन वेकेशन इन 2012। 2 बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं और अब इसका ओवरऑल है। अगर वैसे ही मैं आपसे पूछूं ओवरऑल क्या है, तो यहां पे वीडियो को एक बार पॉज कर लो, अपने आप को क्वेश्चन पूछो भी व्हाट का हमने बनाना है, लाइक ओवरऑल व्हाट मतलब कहां पे। तो व्हाट इसमें है, ब्रिटिशर्स ने कहां पे रहना पसंद किया है, तो सबसे ज्यादा कहां पे रहना पसंद किया, ये लाल में। चाहे वो किसी भी कंट्री में गए हैं तो उन्होंने यहां पे होटल में ही रहना पसंद किया है। हाई हो गया आपका। अब लो पूछो भी सबसे कम उन्होंने प्रेफरेंस कहां रखी है, तो मेरे ख्याल से सबसे कम यही वाली अगर मैं फिगर देखूं तो इट इज ऑलमोस्ट कैरावान एंड कैंपिंग ही है। तो मैं क्या ये दोनों को एक लाइन में लिख सकता हूं, ये देखो, overall it is quite apparent to notice that the most acceptable place of stay at any destination was hotel and the least were caravan and camping। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट किसका लिखना है, हाईएस्ट लोएस्ट व्हाट का, हमेशा ये याद रखना। आप व्हाट का हाईएस्ट लोएस्ट लिखोगे और आपका ये जो है कंक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 पैराग्राफ्स बढ़ जाएंगे जी। 2 पैराग्राफ आप लिख देंगे इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड को एक जगह पे, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को आप जगह पे लिख देंगे एक जगह पे। आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इन डिटेल्ड व्यू, ये वाला जो पैराग्राफ पहला वाला लिखूंगा, इंग्लैंड में अगर वो रुके हैं तो सबसे ज्यादा ये चॉइस रही है, उनके बाद ये है और ये 2 इतनी थी। जबकि स्कॉटलैंड में भी अभी भी ये इतनी है, लेकिन ये थोड़ी सी उनकी प्रेफरेंस ज्यादा थी और इसमें कैरावान थोड़ी सी चॉइसेस ज्यादा रखते थे। 10% से ज्यादा लोगों ने कैरावान में भी स्टे किया है। लुकिंग स्पेसिफिकली एट द रिकॉर्ड्स ऑफ वेल्स एंड नॉर्दर्न आइलैंड, इसमें ये दोनों का बात कर दीजिए, फिर उसके बाद हम रिपीट कर देंगे यही सेंटेंस। लेकिन नॉर्दर्न आइलैंड में आप लिख सकते हो भी बहुत कम चॉइस रही है लोगों की, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर थी कैंपिंग की तरह। बट नॉर्दर्न आइलैंड में उनका एक और चॉइस था रहने के लिए, वो था कैरावान। तो यू विल बी राइटिंग दिस इनटू 150 टू 170 पैराग्राफ, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बनाने आपको सीखने हैं, दैट इज ऑल। आप दोबारा इसको रिपीट करके सुन लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये तो हो गए जी 2 जो सिंपल थे आपके। अब एक काम कर रहे हैं, मैं ना ये बता रहा हूं अब ट्रेंड वाला कैसे लिखा जाता है, जो ट्रेंड वाला है। अब इसमें क्या हुआ है, अगर आप इंट्रोडक्शन में देखोगे ना, तो यहां पे वो इंट्रोडक्शन में बोल रहा है द बार ग्राफ चार्ट बिलो शोज द सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया की जीडीपी में कौन से सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि यहां पे 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। इस साइड पे उन्होंने ईयर्स लिख दी हैं 2060 से लेके 2050 और 2000 तक, पार्डन, एंड यहां से लेके उसने ऊपर तक परसेंटेज डाल दिया, ये डाल दिया अभी किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था। अब यहां पे पॉज करके ना सबसे पहले अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो भी, इंडिया के जीडीपी में अगर मैं बात करूं, या तो मैं लिखता हूं हाईएस्ट, या मैं लिखता हूं लोएस्ट, या मैं लिखता हूं ट्रेंड, कोई ट्रेंड तो नहीं आया। जैसे कि अगर मैं बात करूं ओवरऑल की, ओवरऑल इट इज क्वाइट अपैरेंट टू नोटिस दैट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, विद द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कम होता गया और सर्विसेज और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता गया। तो एक सेंटेंस सिंपल ये तैयार हो जाएगा। सो हाउ यू कैन राइट इट, अगर मैं इसका ओवरऑल लिखूं, इंट्रोडक्शन मेरे को पता है आप लिख लोगे, तो वी विल बी राइटिंग ओवरऑल इट इज क्वाइट अपैरेंट टू नोटिस दैट विद प्रोग्रेशन ऑफ टाइम the shift had been noticed in contribution to India's GDP from कहां से कहां चली गई जी, वेरी गुड, एग्रीकल्चर टू जो दूसरा है अपना था सर्विसेज। तो ये हम लिख सकते हैं जी आपका ओवरऑल, दिस इज हाउ ओवरऑल इज रिटन। आराम से पॉज करके पढ़ो, समझो क्या किया गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अब उसने 2 बॉडी पैराग्राफ मेरे को बोल दिए, तो मैं क्या करूंगा जी 1960 से लेके 1980 तक एक में लिख लूंगा। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूं इन डिटेल्ड व्यू, पहले साल में 60% जो था, 60% को, अच्छा एक और चीज है, आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना सीखें प्लीज।
60% को क्या बोलते हैं, 2/3 बोलते हैं, 3/4 बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए फ्रैक्शन में, ठीक है। गूगल पे जाएंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। 1960 टू 1970, फिर 1980 तक बता दीजिएगा, फिर दो जो बच जाएंगे वो 1980 को यहाँ पे और 2000 यहाँ पे आप जिक्र कर देंगे। दिस इज हाउ सेंटेंस फॉर्मेशन गोज, एंड ये वाले आपने इस तरह से करना है। तो आई होप ये वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, कई बार क्या होता है बार ग्राफ ना इस तरह से ना मिक्स आ जाता है। अब मिक्स का मतलब क्या होता है, एक तो बार ग्राफ है उसके साथ टेबल भी है, तो इन केसेस में आप लोग क्या करते हैं, जो इंट्रोडक्शन है ना थोड़ा सा उसमें हमने फर्क डालना है। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, द बार एंड द टेबल आर शो द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट फ्रॉम अब्रॉड स्टडिंग इन 4 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज इन 2004 एंड 2012। पहला जो बार ग्राफ है ना उसमें उसने क्या जिक्र किया है जी, फॉरेन स्टूडेंट इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है यूके, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 1000 के पीछे। फॉर एग्जांपल यूएसए में 2004 में इतने स्टूडेंट थे 1000 के पीछे, तो ये ऐसे है। एक तो ये है, उसमें साथ में ये भी लिख दिया फॉरेन स्टूडेंट एज पर परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है यार, यहाँ तो डाटा ही बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है इस डेटा में, इंट्रोडक्शन पे हमेशा हम ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन अलग अलग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखी है, द रेंडर्ड बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द काउंट या वॉल्यूम ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इनरोलिंग फॉर स्टूडेंट 4 मेजर इंग्लिश स्पीकिंग लैंड मासेस। तो बार ग्राफ की इंट्रोडक्शन अलग, कॉमा जरूर डालना है बीच में, मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉमा जरूर डालेंगे, मैं मार्क भी लगा देता हूं, इससे सेंटेंस कंपाउंड बनता है। फिर वो बोल रहा है वाइल द टेबल इज अ कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स अगेंस्ट टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2004 एंड 2012। इसकी बात उसने कर दी है। सो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये मिक्स आ जाए प्लीज पॉज करके इसको दोबारा एक बार सुन लीजिएगा भी कैसे किएगा। पहले इसकी इंट्रोडक्शन लिख दो, फिर इसकी इंट्रोडक्शन लिख दो, फिर उसके बाद क्या किया गया जी, एक पैराग्राफ मैंने डिनोट कर देना है सारा का सारा इसे। अब एक पैराग्राफ लिखूंगा, इसमें तो डेटा ही बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट मारूंगा भी। 2004 में क्या हुआ जी, इसमें ये था यूएसए में जो कि बढ़ गया, यूके में भी सेम केस है, इतने से इतना हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी इतना है एंड कनाडा भी इतना है, लेकिन कनाडा इनमें से सबसे कम था जिसमें फॉरेन स्टूडेंट थे। फिर दूसरे पैराग्राफ में लुकिंग स्पेसिफिकली एट दी रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। इसमें टेबल तो आपको पता ही है, सिंपल हमेशा लिखते हैं हमेशा। 2004 में टोटल स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किसमें थे, ऑस्ट्रेलिया, उसके कम सारे 10% से कम थे, जैसे कि 9 और 5 रिस्पेक्टिवली, एंड लीस्ट था यूएसए। 2012 अगर आपको रिस्पेक्टिवली वाला सेंटेंस नहीं बनाना आता तो यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं द काउंट ऑफ स्टूडेंट्स in Canada, in UK and Canada were 9% and 5% respectively। तो इस तरह से आपने ये सेंटेंस ये वाला बनाना है। सिमिलर इज द केस विद 2012। इसमें भी आप यही बता देंगे भी ऑस्ट्रेलिया में गिनती बढ़ गई, इसकी भी गिनती बढ़ गई, इसकी भी गिनती बढ़ गई, लेकिन इसकी गिनती सेम रही। मतलब एक सेंटेंस इन तीनों का और एक सेंटेंस में यहां पे लिखोगे, और ये लास्ट वाला लिखोगे हमेशा लिखा करो एट लास्ट या हाउएवर एट लास्ट, क्योंकि आप ऑपोजिट लिख रहे हो। चलो जी, ये था आपका मिक्स वाला। अब ना एक आधा मिक्स और देख लेते हैं, मेरे पास एक सैंपल और पड़ा हुआ है। जैसे ये वाला, ये बहुत अच्छा है, ये सिंपल भी है, और इसको ना थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यू विल कम टू नो अबाउट इट। The pie and the bar chart shows the percentages of water consumption and use in Australia in 2004। 2004 में क्या सीन रहा है। तो पहले क्या करेंगे जी, एक पैराग्राफ डिनोट कर देंगे इसको। ये तो पता है आपको, अगर आपने नहीं, आपको क्लैरिटी है अभी इसको कैसे लिखा जाता है, तो यू कैन गो टू द वीडियो जिसमें क्लियर किया गया था अभी मेजोरिटी के सेंटेंस कैसे बनते हैं, फिर फॉलोड बाय सिमिलर वाले केस कुछ हैं, फिर ऑड वाला कोई लिख लो और लीस्ट वाला एक लिख लो। एक पैराग्राफ आप इसको डिनोट करोगे, एक पैराग्राफ आप सेकंड पैराग्राफ इसको डिनोट कर दोगे। अब यहाँ पे पॉज करके ना अपने आप को क्वेश्चन पूछो, रेजिडेंशियल वाटर यूज है इसमें, व्हाट है रेजिडेंशियल वाटर यूज। अब अपने आप को क्वेश्चन पूछो सेंटेंस कैसे बनेगा भी। 2004 में सबसे ज्यादा पानी कौन सी चीज रेजिडेंट में यूज की जाती थी, बाथरूम एंड गार्डन, ऑलमोस्ट 25%। उससे कम ये राजी, एंड ये वाला और ये वाला इतने इतने परसेंट रिस्पेक्टिवली था। तो 3 सेंटेंस आपके इसके भी बन जाएंगे। तो आप लिखोगे क्या, ये नीचे पॉज करके इसे आराम से देखो। ये देखो जी, उसने आउटलाइन भी बता दिया है, जो अपना ओवरऑल है, ये इंट्रोडक्शन है ऊपर, और ये 2 पैराग्राफ उसने बना दिए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने इसमें लिंकर्स नहीं है, इसको थोड़ा फैंसी लिखने की कोशिश की थी 6.5 to 7 बैंड की। तो आप आराम से पॉज करके देख सकते हो कैसे लिखा गया है।
उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर हम इसकी बात कर लें भी, ये जो चल रहा है, बुक मैंने आपको बता दी थी भी, वो आप बुक एक परचेज कर सकते हो, लाइक राइट, जिसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। फिर एक ना वेबसाइट जो है स्पेशली डिजाइन की गई है, राइटिंग 9 इज माय फेवरेट वेबसाइट, दे हैव डन वेरी ट्रेमेंडस वर्क। आप उनकी हेल्प ले सकते हो, कहीं से भी पढ़ो। हमारा मेन एम है आइल्स को क्लियर करना, सो व्हाट वी कैन डू इज राइटिंग 9 पे जाओ। ये टॉपिक्स ही टॉपिक्स भरे पड़े हैं बार ग्राफ के। आप लिखोगे बार ग्राफ राइटिंग 9 तो वो खुल जाएंगे। आप कोई भी एक बार ग्राफ उठाओगे, आंसर्स पे क्लिक करोगे, तो उसकी बेस्ट चीज क्या है, आपको टॉपिक सॉरी बैंड वाइज बता देंगे, 6.5 बैंड के आप हैं, आप इसको ओपन करोगे और इसको रीड करो कैसे लिखा गया है। लैंग्वेज का टेस्ट है, कोई जनरल नॉलेज का नहीं है, कोई आईक्यू का टेस्ट नहीं है, इसलिए हम आराम से कॉपी मार सकते हैं, लेकिन बी स्मार्ट। फिर उसके बाद क्लासेस हैं ही हैं, हम आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम लाइक जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें राइटिंग की ही प्रैक्टिस ज़्यादा हम फोकस करते हैं, अभी इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है। सो दिस वॉज अ बिट ऑन बार ग्राफ। आपका फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब भी बार ग्राफ की अगर आपकी बात हुई है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्टिंग में ही सॉरी अगर इसको देखें तो व्हाट यू नीड टू डू इज तीन चार चीजों पर फोकस करना है जी। रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन इज मस्ट, राइटिंग साफ रखें, कन्वे करना है आपने, जिसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, यही चीज आइल्स मांग रही है। इतना काम कर लो एंड आई कैन बेट भी हम इसे क्लियर कर सकते हैं। आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है ये यूट्यूब पे भी जो है 7355212227। आपको बुक चाहिए, कोई और मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रीली, राइट। ऑल द बेस्ट विद योर स्टडीज, अच्छे से पढ़ें, वी आर ऑलवेज ओपन। आपको कभी भी चाहिए ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू गाइज।